मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से MBVI क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग वर्ग 10+2 के विद्यार्थियों के लिए अर्थात इंटर के विद्यार्थियों के लिए विषय राजनीति विज्ञान से मॉडल सेट 7 लेकर के उपस्थित हूँ, क्योंकि इसके पहले जो है मॉडल सेट 1, मॉडल सेट 2, मॉडल सेट 3, मॉडल सेट 4, मॉडल सेट 5, मॉडल सेट 6 बना दिया है। आप मेरे चैनल का प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। तो जो भी विद्यार्थी वर्ग 10+2 की तैयारी करते हैं और जिनका एग्जाम 2022 में है, तो जरूर आप इस मॉडल सेट 7 को ध्यान से देखें और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी करें। जो भी विद्यार्थी चैनल पर पहली बार हैं तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि इस तरह के MBVI क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं आज की जो 50 प्रश्नों का सीरीज है उस सीरीज की ओर। तो आज हम लोग जो है मॉडल सेट 7 में जो है 50 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो आते हैं हम लोग 50 प्रश्न जो सीरीज है उस सीरीज की ओर। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, यह किसने कहा कि राजनीति शास्त्र राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है? आपको बताना है कि यह किसने कहा कि राजनीति शास्त्र राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। इसका आंसर होगा गिलक्राइस्ट। इसका आंसर होगा गिलक्राइस्ट। है दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न है, कौन आधुनिक राजनीति शास्त्री हैं? आपको बताना है कि आधुनिक राजनीति शास्त्री कौन कौन से हैं, उनका नाम बताना है। तो मैं उनका नाम बता देता हूं। उसका आंसर होगा जॉर्ज कैटलिन, डेविड स्टर्न, हेराल्ड लासवेल और कापलान। ये सभी लोग जो है आधुनिक राजनीति शास्त्री हैं। तो आप जरूर इसको याद रखेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जॉर्ज कैटलिन, डेविड स्टर्न, हेराल्ड लासवेल और कापलान, ये सभी लोग जो है आधुनिक राजनीतिक शास्त्री हैं। तो आशा करते हैं कि आपको यह बात समझ में आ गई है। चलिए बढ़ते हैं तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न है कि किसने कहा राजनीतिक दर्शन का जन्म राजनीति शास्त्र के बहुत पहले हुआ, क्योंकि राजनीतिक दर्शन की मूल बातों पर राजनीति शास्त्र आधारित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। प्रश्न है, किसने कहा राजनीतिक दर्शन का जन्म राजनीति शास्त्र के बहुत पहले हुआ, क्योंकि राजनीतिक दर्शन की मूल बातों पर राजनीति शास्त्र आधारित है? इसका आंसर होगा गार्नर। इसका आंसर होगा गार्नर। तो बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है, किसने कहा कि इतिहास बीती हुई राजनीति है और राजनीति वर्तमान इतिहास है? प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। प्रश्न है, किसने कहा कि इतिहास बीती हुई राजनीति है और राजनीति वर्तमान इतिहास है? इसका आंसर होगा सर जॉन सीले। इसका आंसर होगा सर जॉन सीले। तो बढ़ते हैं पांचवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का पांचवें नंबर प्रश्न है, किसने कहा कि इतिहास के बिना राजनीति शास्त्र जड़ विहीन है और राजनीति शास्त्र के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है? इसका आंसर होगा जॉन सीले। इसका आंसर होगा जॉन सीले। प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। प्रश्न है, किसने कहा कि इतिहास के बिना राजनीति शास्त्र जड़ विहीन है और राजनीति शास्त्र के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है? इसका आंसर होगा जॉन सीले। तो बढ़ते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का छठे नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। इसका आंसर होगा कौटिल्य। इसका आंसर होगा कौटिल्य। बढ़ते हैं सातवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का सातवां नंबर प्रश्न है, राज्य के आवश्यक तत्व हैं। आपको बताना है कि राज्य के आवश्यक तत्व क्या है? तो इसका आंसर होगा जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। समझ में आ गया? राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। तो आशा करते हैं कि आपको सातवां नंबर प्रश्न समझ में आ गया है। चलिए बढ़ते हैं आठवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का आठवां नंबर प्रश्न है, किसने कहा कि राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य से होता है? आपको पता है कि किसने कहा कि राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य से होता है? इसका आंसर होगा प्लेटो। इसका आंसर होगा प्लेटो। तो बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 9 नंबर प्रश्न है, लेवियाथन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? आपको बताना है कि लेवियाथन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इसका आंसर होगा थॉमस हॉब्स। इसका आंसर होगा थॉमस हॉब्स। तो बढ़ते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न है कि रूसो के अनुसार संप्रभुता का निवास कहाँ है? आपको बताना है कि रूसो के अनुसार संप्रभुता का निवास कहाँ है? इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है संसद, बी में है राजा, सी में है सामान्य इच्छा और डी में है न्यायालय। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन सामान्य इच्छा। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन सामान्य इच्छा। तो आशा करते हैं कि आपको सही प्रश्न समझ में आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सही प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि इस तरह के MBVI क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। चलिए बढ़ते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 11वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 11वां नंबर प्रश्न है, आधुनिक युग में संप्रभुता के प्रवर्तक हैं।
आपको बताना है कि आधुनिक युग में संप्रभुता के प्रवर्तक कौन है, तो इसका आंसर होगा जामबोंदा। इसका आंसर होगा जामबोंदा। तो बढ़ते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित विचारकों में से किस विचारक ने राजा को निरंकुश संप्रभु बनाया। आपको बताना है कि निम्नलिखित विचारकों में से किस विचारक ने राजा को निरंकुश संप्रभु बताया। इसका आंसर होगा रूसो। इसका आंसर होगा रूसो। तो बढ़ते हैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न है, ऑस्टिन के अनुसार संप्रभु के आदेशों का लोग पालन करते हैं। आपको पता है कि ऑस्टिन के अनुसार संप्रभु के आदेशों का लोग पालन करते हैं। क्यों करते हैं, तो इसका आंसर होगा शक्ति के कारण। इसका आंसर होगा शक्ति के कारण। तो बढ़ते हैं 14वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 14वां नंबर प्रश्न है, राजनीतिक संप्रभुता का अर्थ होता है। आपको बताना है कि राजनीतिक संप्रभुता का क्या अर्थ होता है। इसका आंसर होगा संसद की संप्रभुता। इसका 4 ऑप्शन दिया गया, मैं ऑप्शन पहले पढ़ के बता देता हूं। तो इसका ऑप्शन होगा ए नंबर राजा की संप्रभुता, बी में है प्रधानमंत्री की संप्रभुता, सी में है संसद की संप्रभुता और डी में है जनता की संप्रभुता। प्रश्न था कि राजनीतिक संप्रभुता का अर्थ होता है, तो इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन संसद की संप्रभुता। ठीक है, तो बढ़ते हैं 15वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 15वां नंबर प्रश्न है, लोकतांत्रिक राष्ट्र में संप्रभुता का निवास निम्नलिखित में से कहाँ होता है। आपको बताना है कि लोकतांत्रिक राष्ट्र में संप्रभुता का निवास निम्नलिखित में से कहाँ होता है। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है, ए में है प्रेस में, बी में है न्यायालय में, सी में है संसद में और डी में है जनता में। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन संसद में। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन संसद में। तो बढ़ते हैं 16वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 16वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन संप्रभुता का गुण नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन कौन संप्रभुता का गुण नहीं है। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है, ए में है अस्थायित्व, बी में है परित्याज्यता, सी में है अविभाज्यता तथा निरंकुशता और डी में है इनमें से सभी। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन परित्याज्यता। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन परित्याज्यता। तो बढ़ते हैं 17वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 17वां नंबर प्रश्न है, रूसो ने जन संप्रभुता के सिद्धांत को अपनी किस पुस्तक में प्रतिपादित किया। आपको बताना है कि रूसो ने जन संप्रभुता के सिद्धांतों को अपनी किस पुस्तक में प्रतिपादित किया। तो इसका आंसर होगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसका आंसर होगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो बढ़ते हैं 18वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 18वां नंबर प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुई थी। आपको बताना है कि क्योटो प्रोटोकॉल कब हुई थी। इसका आंसर होगा। तो बढ़ते हैं 19वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 19वां नंबर प्रश्न है, यह किसकी युक्ति है, कानून संप्रभु की आज्ञा है। आपको बताना है कि यह किसकी उक्ति है कि कानून संप्रभु की आज्ञा है। इसका आंसर होगा ऑस्टिन। इसका आंसर होगा ऑस्टिन। तो बढ़ते हैं 20वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 20वां नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में बुलंद किया गया। आपको बताना है कि स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में बुलंद किया गया। इसका आंसर होगा फ्रांस की राज्य क्रांति। इसका आंसर होगा फ्रांस की राज्य क्रांति। तो बढ़ते हैं 21वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज के 21वें नंबर प्रश्न है, न्याय शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित लैटिन भाषा में के किस शब्द से हुई है। आपको बताना है कि न्याय शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। ए में है जस्टिसियाल, बी में है जुरिस फर्डेंस, सी में है जस और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन जस। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन जस। तो बढ़ते हैं 22वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 22वां नंबर प्रश्न है, परंपरागत उदारवाद के प्रवर्तक निम्न में से कौन नहीं है। आपको बताना है कि परंपरागत उदारवाद के प्रवर्तक निम्न में से कौन नहीं है। इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, ए में है लूथर, बी में है फाइनर, सी में है वाइलडर और डी में है लॉस्की। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन फाइनर। तो बढ़ते हैं 23वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 23वां नंबर प्रश्न है, नागरिक अधिकारों का उपयोग कौन करते हैं। आपको बताना है कि नागरिक अधिकारों का उपयोग कौन करते हैं। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है, ए में है केवल नागरिक, बी में है केवल विदेशी, सी में है नागरिक और विदेशी दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन केवल नागरिक। करते हैं 24वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 24वां नंबर प्रश्न है, अधिकारों का संरक्षक और लागू करने वाली संस्था कौन है। आपको बताना है कि अधिकारों का संरक्षक और लागू करने वाली संस्था कौन है। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है, ए में है राज्य, बी में है सरकार, सी में है समाज और डी में है विधानमंडल। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन सरकार। तो बढ़ते हैं 25वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 25वां नंबर प्रश्न है, किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में रहता है। प्रश्न फिर से बोल देते हैं, प्रश्न है किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में रहता है। इसका आंसर होगा रूसो। इसका आंसर होगा रूसो। तो बढ़ते हैं 26वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 26वां नंबर प्रश्न है, भारत की शासन व्यवस्था कैसी है।
आपको बताना है कि भारत की शासन व्यवस्था कैसी है। तो याद रखिएगा कि भारत की जो शासन व्यवस्था है वह द्विसदनात्मक है। इसमें जो है द्विसदनात्मक के बाद संसदीय प्रणाली, उसके बाद संसदीय प्रणाली में 3 अंग होता है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। तो ये बातें भी याद रखिएगा। भारत की शासन व्यवस्था जो है द्विसदनात्मक है, संसदीय प्रणाली यहाँ पे है, या इसके 3 अंग होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। ठीक है, समझ में आ गई। भारत की शासन व्यवस्था कैसी है, तो द्विसदनात्मक होती है, इसमें संसदीय प्रणाली होती है, इसके 3 अंग होते हैं संसदीय प्रणाली की, न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। तो आशा करते हैं कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इस तरह के एमबीबीए क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। चलिए बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 27 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा की रचना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। आपको बताना है कि संविधान सभा की रचना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इसका आंसर होगा लॉर्ड बेबल। इसका आंसर होगा लॉर्ड बेबल। तो बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 28 नंबर प्रश्न है, किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। आपको बताना है कि किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो इसका आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। इसका आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखिएगा, प्रश्न पूछ देगा कि संविधान सभा का किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, यह भी बात याद रखिएगा। प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताइएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और प्रश्न पूछा जाएगा कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इतनी बातें समझ में आ गई। प्रश्न पूछा जाएगा कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को। एक चीज और याद रखिएगा कि संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो इसका आंसर होगा BN राव। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा कि संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो BN राव। तो आशा करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई है। चलिए बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 29 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 29 नंबर प्रश्न है, 26 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बताना है कि 26 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका आंसर होगा गणतंत्र दिवस। इसका आंसर होगा गणतंत्र दिवस। 30 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 30 नंबर प्रश्न है कि अब हमारे संविधान में निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार शामिल नहीं है। आपको पता नहीं कि अब हमारे संविधान में निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार शामिल नहीं है। ए में है समानता का अधिकार, बी में है स्वतंत्रता का अधिकार, सी में है धर्म का अधिकार और डी में है संपत्ति का इसका अधिकार। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, संपत्ति का अधिकार। तो बढ़ते हैं 31 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 31 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में कौन सी मत पद्धति अपनाई जा सकती है। आपको बताना है कि राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में कौन सी मत पद्धति अपनाई जा सकती है। इसका आंसर होगा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इसका आंसर होगा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। तो बढ़ते हैं 32वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 32 नंबर प्रश्न है, किसने कार्यात्मक प्रतिनिधित्व का समर्थन किया। आपको बताना है कि किसने कार्यात्मक प्रतिनिधित्व का समर्थन किया। तो इसका आंसर होगा GDH कोल। इसका आंसर होगा GDH कोल। तो बढ़ते हैं 33 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 33 नंबर प्रश्न है, भारतीय संसद में कौन शामिल किए जाते हैं। आपको बताना है कि भारतीय संसद में कौन शामिल किए जाते हैं। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है राष्ट्रपति, बी में है राज्यसभा, सी में है लोकसभा और डी में है इनमें से सभी। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, इनमें से सभी। तो बढ़ते हैं 34 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 34 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 34 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। आपको बताना है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो लोकसभा के। याद रखिएगा, इसका आंसर होगा लोकसभा के। ठीक है, अगर प्रश्न पूछा जाए कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो राष्ट्रपति के। और प्रश्न पूछा जाए कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद वास्तविक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो प्रधानमंत्री के प्रति। समझ में आ गया, समझ में आ गया बात। प्रश्न फिर सब पढ़ देते हैं। प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो लोकसभा के रूप से। ठीक है, अगर प्रश्न पूछा जाए कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो राष्ट्रपति के। और प्रश्न पूछा जाए कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद वास्तविक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री के। तो आशा करते हैं कि आपको यह 34वां नंबर प्रश्न समझ में आ गया है। चलिए बढ़ते हैं 35वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 35वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 35वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपने विवेकानुसार कार्य कर सकता है जहां वह आवश्यक समझे। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन अपने विवेकानुसार कार्य कर सकता है जहां वह आवश्यक समझे। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है उपराष्ट्रपति, बी में है प्रधानमंत्री, सी में है राज्यपाल और डी में है मुख्यमंत्री। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, राज्यपाल। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, राज्यपाल। तो बढ़ते हैं 36वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 36वां नंबर प्रश्न है, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। आपको बताना है
कि राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो इसका आंसर होगा विधानसभा। इसका आंसर होगा विधानसभा। तो बढ़ते हैं 37वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 37वां नंबर प्रश्न है, भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित की गई है? आपको बताना है कि भारत के में द्विसदनात्मक व्यवस्था किसके द्वारा स्थापित की गई है? तो इसका आंसर होगा 1919 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। इसका आंसर होगा 1919 का भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो बढ़ते हैं 38वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 38वां प्रश्न है, किसी राज्य की विधानसभा को कौन निलंबित कर सकता है? आपको बताना है कि किसी राज्य की विधानसभा को कौन निलंबित कर सकता है? इसका आंसर होगा राज्यपाल। इसका आंसर होगा राज्यपाल। तो बढ़ते हैं 39वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 39वां नंबर प्रश्न है, किसी राज्य में विधान परिषद को बनाने या तोड़ने की शक्ति किसे प्राप्त है? आपको बताना है कि किस राज्य में विधान परिषद को बनाने या तोड़ने की शक्ति किसे प्राप्त है? इसका आंसर होगा संसद को। इसका आंसर होगा संसद को। एक प्रश्न याद रखिएगा मेरी तरफ से कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 24 अप्रैल को। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हमको लगता है कि प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 24 अप्रैल को। चलिए बढ़ते हैं 40वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 40वां नंबर प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था लचीली है क्योंकि? आपको बताना है कि भारत की संघीय व्यवस्था लचीली है क्यों? क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच सहयोगी संस्थाएं हैं। समझ में आ गया? 40वां नंबर प्रश्न है कि भारत की संघीय व्यवस्था लचीली है क्यों? क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच सहयोगी संस्थाएं हैं। चलिए बढ़ते हैं 41वां नंबर प्रश्न की ओर। तो आज के 41वां नंबर प्रश्न है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का विचार किसकी परिकल्पना पर आधारित है? आपको बताना है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का विचार किसकी परिकल्पना पर आधारित है? इसका आंसर होगा गांधी जी की ग्राम स्वराज्य, ठीक है, की परिकल्पना पर। समझ में आ गया? इसका आंसर होगा गांधी जी का ग्राम स्वराज की परिकल्पना पर। चलिए बढ़ते हैं 42वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 42वां नंबर प्रश्न है, कौन सी व्यवस्था संविधान को सजीव दस्तावेज के रूप में रख सकती है? आपको बताना है कि कौन सी व्यवस्था संविधान को सजीव दस्तावेज के रूप में रख सकती है। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है अधिनायक तंत्र, बी में है राजतंत्र, सी में है कुलीन तंत्र और डी में है लोकतंत्र। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन लोकतंत्र। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन लोकतंत्र। तो बढ़ते हैं 43वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 43वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का आधारभूत दर्शन क्या है? आपको बताना है कि भारतीय संविधान का आधारभूत दर्शन क्या है। इसका आंसर होगा लोकतांत्रिक समाजवाद। इसका आंसर होगा लोकतांत्रिक समाजवाद। तो बढ़ते हैं 44वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 44वां नंबर प्रश्न है, हमारे संविधान के आधारभूत दर्शन में किस सिद्धांत को स्थान नहीं दिया गया है? आपको बताना है कि हमारे संविधान के आधारभूत दर्शन में किस सिद्धांत को स्थान नहीं दिया गया है। इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है राष्ट्रवाद, बी में है धर्मनिरपेक्षवाद, सी में है लोकतंत्र और डी में है वैज्ञानिक समाजवाद। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन वैज्ञानिक समाजवाद। तो बढ़ते हैं 45वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 45वां नंबर प्रश्न है, अंबेडकर ने किसे आदर्श की सिद्धि पर विशेष जोर दिया? आपको बताना है कि अंबेडकर ने किस आदर्श की सिद्धि पर विशेष जोर दिया। इसका आंसर होगा सामाजिक न्याय। इसका आंसर होगा सामाजिक न्याय। तो बढ़ते हैं 46वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 46वां नंबर प्रश्न है, किसके विचार में न्याय का अर्थ है श्रम विभाजन व कार्यों का विशेषीकरण? समझ में आ गया? प्रश्न है, किसके विचार में न्याय का अर्थ है श्रम विभाजन व कार्यों का विशेषीकरण? इसका आंसर होगा जॉन रॉल्स। इसका आंसर होगा जॉन रॉल्स। इसका आंसर होगा जॉन रॉल्स। चलिए बढ़ते हैं 47वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 47वां प्रश्न है, कौन सी कड़ी स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के मूल्यों को जोड़ती है? आपको पता है कि कौन सी कड़ी स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के मूल्यों को जोड़ती है। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है कानून, बी में है रीति रिवाज, सी में है न्याय और डी में प्रशासनिक आदेश। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन न्याय। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन न्याय। तो बढ़ते हैं 48वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 48वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 48वां नंबर प्रश्न है, अधिकारों की व्यवस्था को निम्नलिखित में से कौन प्रभावी रूप से बनाए रखता है? आपको पता है कि अधिकारों की व्यवस्था को निम्नलिखित में से कौन प्रभावी रूप से बनाए रखता है। ए में है राज्य का कानून, बी में है समाज की परंपराएं, सी में है लंबी अवधि और डी में है मानव की विवेक शक्ति। ऑप्शन फिर से बोल देते हैं। ए में राज्य का कानून, बी में समाज की परंपराएं, सी में लंबी अवधि और डी में मानव की विवेक शक्ति। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन राज्य का कानून। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन राज्य का कानून। बढ़ते हैं 49वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 49वां नंबर प्रश्न है, नागरिकों को मताधिकार निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? आपको बताना है कि नागरिकों का मताधिकार निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है। ए में है परिवार, बी में है समाज, सी में है राज्य और डी में है राजनीतिक दल। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन राज्य। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन राज्य। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 325 व 326 के तहत प्रत्येक व्यक्ति नागरिकों को मत देने का अधिकार है, लेकिन जो पागल या अपराधी नहीं हो। समझ में आ गया? यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 325 व 326 के तहत प्रत्येक व्यक्ति नागरिकों को, जो पागल या अपराधी न हो, उसे मताधिकार
प्राप्त है, उसे मत देने का अधिकार प्राप्त है। तो आप इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात 50वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 50वां नंबर प्रश्न है, राज्य किसे नागरिकता से वंचित कर सकता है? आपको बताना है कि राज्य किसे नागरिकता से वंचित कर सकता है। ए में है हत्यारा, बी में है देशद्रोही, सी में है तस्कर और डी में है कालाबाजारी। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन देशद्रोही। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन देशद्रोही। तो आशा करते हैं कि आपको ये 50 प्रश्न समझ में आ गया। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इस तरह का एमबीबीआई क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर मिलता रहे और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। इसके साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों में तो बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।